हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर इंश्योरेंस के इस क्लास में आज हम जीवन बीमा पत्रों की शर्तें पार्ट 1 पर चर्चा करने वाले हैं। कंडीशंस ऑफ लाइफ पॉलिसीज़ की जीवन बीमा पत्रों में किन किन कंडीशंस को हम शामिल कर सकते हैं, या जब एक पॉलिसी ली जाती है, एक बीमा पत्र लिया जाता है, तो बीमा करवाने वाले और बीमा करने वाले दोनों के ही कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, और प्रत्येक जीवन बीमा अनुबंध के प्रमाण के रूप में एक बीमा पत्र जारी किया जाता है, जिसे हम जीवन बीमा पत्र कहते हैं। जीवन बीमा पत्र की जो विषय वस्तु होती है, यानी जो कंटेंट्स होते हैं किसी लाइफ पॉलिसीज़ के, कंटेंट्स ऑफ लाइफ पॉलिसीज़, उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि जब एक किसी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया जाता है और उस पर जो पॉलिसी मिलती है, तो उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया हुआ होता है, या किन किन कंटेंट्स को उसमें लिखा हुआ रहता है। और वर्तमान समय में या आजकल जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स किसी पॉलिसी के होते हैं तथा बीमा अनुबंध होने पर उसी फॉर्म्स में वो पॉलिसीज़ आती हैं, तो इस पॉलिसी में या उन पॉलिसीज़ में इंश्योर्ड का नाम होता है, उसका एड्रेस है, उसका बिज़नेस है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एज होती है, उसके साथ साथ कितनी राशि का बीमा है, या बीमा में उसको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, उन सब बातों के अलावा जो प्रीमियम का अमाउंट है उसके बारे में होता है, भुगतान कब कब किया जाएगा उसके बारे में होता है, और किस मोड में पेमेंट किया जाएगा प्रीमियम का उसके बारे में भी लिखा हुआ रहता है। इसी के साथ बीमा पॉलिसी का जो पीरियड है, उसकी जो अवधि है वो भी होती है, और इसके साथ साथ उसके लैप्स होने की और उसके रिन्यूअल की जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती है, या उसका जो प्रोसीजर होता है वो भी होता है। इसके साथ साथ उस पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू है या नहीं है, या उस पॉलिसी में सरेंडर फैसिलिटी यानी समर्पण की सुविधा है या नहीं है, क्योंकि हर पॉलिसी में समर्पण की सुविधा नहीं होती है। इसके साथ साथ इंश्योर्ड ने किसको अपनी पॉलिसी के लिए नॉमिनेट किया है, इसके अलावा यदि वो पॉलिसी को किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफ़र करना चाहता है या उसको असाइन करना चाहता है, तो उसकी कौन कौन से तरीके और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, और उसके अलावा दावे का भुगतान किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, और आत्महत्या की दशा में क्या दायित्व बनेगा, और इसके साथ साथ उस पर लोन यदि लिया जाना है तो लोन की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें किसी बीमा पत्र में होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे कंटेंट्स को लेकर के कौन कौन सी अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। प्रीमियम से कंसर्निंग है, रिस्क से कंसर्निंग है, और उसके अलावा पॉलिसी के लैप्स होने से कंसर्निंग है, नॉमिनेशन से कंसर्निंग है, असाइनमेंट से कंसर्निंग है। तो ये जो पार्ट है कंडीशंस ऑफ लाइफ पॉलिसीज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी ये जो कंडीशंस हैं वो तकरीबन 7 कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को हम पढ़ने वाले हैं। और ये कंडीशन थोड़ी डिटेल में है, कंटेंट्स इसमें ज़्यादा है, इसलिए हम इसे एक क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हम इसे 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम जीवन बीमा पत्रों की शर्तें कंडीशन ऑफ लाइफ पॉलिसी पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है किसी जीवन बीमा पत्र की। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन रहेगी जोखिम संबंधी शर्तें, कंडीशन रिलेटिंग टू रिस्क। पॉइंट नंबर 2 रहेगा प्रीमियम संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू प्रीमियम। पॉइंट नंबर 3 बीमा पत्र जारी रखने संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू द कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी। पॉइंट नंबर 4 नामांकन तथा हस्तांकन संबंधी शर्तें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 5 रहेगा कालातीत बीमा पत्रों संबंधी शर्तें, कंडीशन रिलेटिंग टू लैप्स्ड पॉलिसीज़। पॉइंट नंबर 6 रहेगा बीमा पत्र के नवीनीकरण संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। और पॉइंट नंबर 7 यानी लास्ट पॉइंट रहेगा दावों के भुगतान संबंधी शर्तें। तो देयर आर 7 कंडीशंस रिलेटिंग टू अ लाइफ पॉलिसी, जिसमें सबसे पहली रहेगी जोखिम संबंधी शर्त। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो शर्तें हैं ये आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सारी की सारी एक साथ पूछी जा सकती हैं, और हर कंडीशन को अलग अलग 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जोखिम संबंधी शर्त के बारे में, कंडीशन रिलेटिंग टू रिस्क के बारे में हम बात करेंगे। कंडीशन रिलेटिंग टू रिस्क में
जोखिम से संबंधित कुछ शर्तें दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा जोखिम प्रारंभ होने संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क। प्रत्येक जीवन बीमा पत्र के संबंध में ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है, ये गर्भित शर्त होती है, यानी ये मान कर चलते हैं, उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीमा पत्र में जोखिम प्रारंभ हुई तभी मानी जाती है जबकि बीमाकर्ता ने बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जब कंपनी इंश्योर्ड के बीमा प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इंश्योर्ड प्रीमियम का भुगतान कर देता है। जोखिम उसी समय प्रारंभ हुई मानी जाती है जिस समय दोनों में से जो भी कार्य बाद में किया गया है। यदि प्रपोजल बाद में एक्सेप्ट किया गया है तो वो तभी स्वीकार की हुई मानी जाएगी, यदि प्रीमियम का भुगतान बाद में किया गया है तो वो तभी स्वीकार की हुई मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 2 रहेगा पिछली तिथि से जोखिम प्रारंभ करना या पिछली तिथि डालना, डेटिंग बैक ऑफ द पॉलिसीज़। जिस तिथि को बीमा का प्रस्ताव किया जाता है उस तिथि से भी पहले की तिथि से बीमा पत्र को चालू कराया जा सकता है, तो उसे पिछली तिथि से जोखिम प्रारंभ करना या बीमा पत्र पर पिछली तिथि डालना डेटिंग बैक ऑफ द पॉलिसीज़ कहते हैं। यानी आज हम अपना बीमा पत्र तैयार करवा रहे हैं, प्रपोजल तैयार करवा रहे हैं और उस पर उसको हम बैक डेट से भी चालू करवा सकते हैं। ऐसी सुविधा हमें बीमा कंपनी देती है, क्योंकि बीमित कभी कभी ये चाहता है कि बीमा पत्र पिछली तिथि से ही चालू हो जाए, क्योंकि उसका इंटेंशन या उसका पर्पस ये रहता है कि कम आयु से बीमा पत्र को चालू करवाया जाए, क्योंकि कम आयु में जो रिस्क होती है वह कम होती है और प्रीमियम की रेट जो कंपैरेटिवली होती है वो कम आती है। इसलिए उसकी ये इच्छा रहती है कि मैं बैक डेट से ही अपनी जो पॉलिसी है उसको मैं चालू करवाऊं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम भी बीमा पत्रों को पिछली तिथि से लागू करने का विकल्प आपको देता है, आपको मीन्स इंश्योर्ड को देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बीमा पत्र को प्रस्ताव से 3 महीने पहले से लागू करवा सकता है, यानी जो बैक डेट होती है वह 3 महीने पहले की लगाई जा सकती है। इसके लिए उसे अलग से कोई फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, केवल प्रीमियम का भुगतान उसे पिछली तिथि से ही हुआ माना जाता है और प्रीमियम की किस्त की अगली भुगतान तिथि उसी पिछली तिथि से मानी जाती है। लेकिन बीमित चाहे तो 3 महीनों से भी अधिक दूर पिछली तिथि से बीमा पत्र को चालू करवा सकता है, लेकिन यह तिथि उसी वित्तीय वर्ष में होनी जरूरी है। ऐसा करने के लिए पिछले 3 महीनों की अवधि को छोड़कर पिछली संपूर्ण अवधि में देय होने वाली प्रीमियम की राशि पर ब्याज देना पड़ता है और ब्याज की जो राशि है वह भी न्यूनतम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, आयु के प्रमाण की शर्त। बीमा पत्र की मुद्रित शर्तों में आयु के प्रमाण की शर्त भी होती है और इस शर्त के बारे में ये कहा जाता है कि बीमाकर्ता सही आयु के आधार पर ही प्रीमियम का कैलकुलेशन सही कर सकता है, चाहे प्रस्ताव पत्र में आयु कुछ भी क्यों न लिखी गई हो। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी लेते समय उसे अपनी एज का प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि इसी एज के आधार पर प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। और यदि कई बार उस समय आप प्रीमियम आयु का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो जिस समय क्लेम किया जाएगा उस समय आपको ये प्रमाण देना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कूलिंग ऑफ पीरियड की शर्त, कूलिंग ऑफ पीरियड कंडीशन। अब बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो IRDA है ने बीमा पत्रों में कूलिंग ऑफ पीरियड की शर्त को भी जोड़ना शुरू कर दिया है या अनिवार्य कर दिया है। अतः बीमा पत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा जाना ज़रूरी है कि यदि बीमित बीमा पत्रों की शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा पत्र को 15 दिन के अंदर अंदर वापस लौटा सकता है। यानी जब हम पॉलिसी लेते हैं उस समय हमारा ये काम होना चाहिए कि हम बीमा पत्र की शर्तों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद में ही उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड की शर्त ये कहती है इफ़ यू are not satisfied then you cancel the policy। आप उस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जोखिम संबंधी शर्तों के बाद में प्रीमियम संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू प्रीमियम में सबसे पहला पॉइंट प्रीमियम का भुगतान, क्योंकि यही वो कंसीडरेशन होता है जिसको लेकर के कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति की जोखिम को पूरा करने का या उसको जो हानि हुई है उसको पूरा करने का वचन देता है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रीमियम संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू प्रीमियम में हम पेमेंट ऑफ प्रीमियम का लेते हैं। प्रीमियम का भुगतान वर्ष के प्रारंभ में ही करना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बीमा प्रीमियम की गणना वार्षिक आधार पर ही की जाती है, लेकिन बीमित की सुविधा के लिए उसे 6 माही, 3 माही, मासिक किस्तों में भी प्रीमियम लेना कंपनी स्वीकार कर सकती है।
पॉइंट नंबर 2, अनुग्रह दिवस, डेज ऑफ ग्रेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुग्रह दिवस पे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, अनुग्रह दिवस आप किसे कहते हैं। तो बीमा पत्र की शर्तों में अनुग्रह दिवस को भी मेंशन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बीमित अपने बीमा पत्र की प्रीमियम का भुगतान उसके लिए निर्धारित तिथि से कुछ दिनों के भीतर कर सकता है। जैसे किसी की प्रीमियम 30 दिसंबर को ड्यू होती है तो उसे 7 या 8 दिन और दे दिए जाते हैं कि वह उन दिनों में अपनी प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। या बीमा कंपनी जो भी आपको सुविधा दे 15 दिन की, 1 महीने की, वही अनुग्रह दिवस कहलाते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि आप उस प्रीमियम का भुगतान कर दें। यदि बीमित की अनुग्रह दिवस की अवधि में मृत्यु हो जाती है तो बीमाकर्ता उस बीमा पत्र का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। बीमाकर्ता प्रीमियम की राशि को काटकर शेष बीमा राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन यदि अनुग्रह दिवस में भी प्रीमियम जमा नहीं कराई जाती है तो बीमाकर्ता बीमा पत्र की शर्त के अनुसार बीमित के लिए उत्तरदायी नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस यानी सूचना। मासिक आधार पर प्रीमियम का भुगतान किए जाने वाले बीमा पत्रों को छोड़कर शेष सभी बीमा पत्रों की प्रीमियम बकाया होते ही बीमाकर्ता को सूचना भेज दी जाती है। कहने का मतलब ये, यदि मंथली प्रीमियम पे करने का ऑप्शन लिया गया है तो उसके लिए नोटिस नहीं आता है। अदर जो भी अल्टरनेट होते हैं, चाहे वो बाई मंथली है चाहे वो क्वार्टरली है, उसमें आपको ये फैसिलिटी दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बीमा पत्र जारी रखने संबंधी शर्तें, कंडीशन एज टू द कंटिन्यूएंस ऑफ पॉलिसी। बीमा पत्र की निर्विवादिता, इन डिस्प्यूटेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी। यह बीमा पत्र में कानूनी शर्त है कि भारत के बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 ये कहती है कि बीमा पत्र जारी करने के 2 वर्ष बाद अज्ञानवश मिथ्या वर्णन या महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करने के कारण बीमा पत्र के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कपटपूर्ण ढंग से तथ्यों को छिपाया गया है या प्रकट किया गया है तो बीमा पत्र की अवधि के दौरान इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 कहता है बीमित का व्यवसाय या धंधा, बिजनेस ऑफ इंश्योर्ड। सामान्यतः जोखिम युक्त धंधों में लगे लोगों का बीमा सामान्य दरों पर नहीं होता है क्योंकि उनके जीवन में जोखिम ज़्यादा होती है और बीमा कंपनी पर दायित्व आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उनका बीमा कराने के लिए ऊंची दर पर प्रीमियम की वसूली होती है। अतः जब भी कोई व्यक्ति जोखिम भरे कार्य को अपनाता है या अपनाना चाहता है तो उसे बीमाकर्ता कंपनी को सूचित करना चाहिए और यदि वो ऑलरेडी किसी इस तरह की बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसे बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बीमा पत्र में परिवर्तन, अल्टरेशन इन द पॉलिसी। सामान्यतः बीमा पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन यदि कोई बीमाकर्ता से बीमा पत्र की शर्तों में कुछ परिवर्तन करने के लिए आवेदन करता है तो उसे ऐसा आवेदन स्वीकार करना पड़ता है। जैसे पहले कहीं और रहते थे, आज हम कहीं और रह रहे हैं, या हमारे मकान का पता बदल गया है, तो वो चीज़ें हमें उन्हें बतानी पड़ेगी क्योंकि क्लेम के समय इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, बीमा पत्र का खो जाना, लॉस ऑफ पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है क्योंकि बीमा पत्र यदि आपके हाथ में नहीं है तो आपके पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि आपने अपना बीमा करवाया हुआ है। तो यदि बीमा पत्र खो जाता है तो इससे संबंधित सूचना आपको बीमा कंपनी को देनी पड़ती है और यदि क्लेम आने तक भी बीमा पत्र नहीं मिलता है तो इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा करके आपके क्लेम को पूरा किया जाता है। लेकिन खो जाने के बाद में जो एक प्रोसीजर करना होता है, अखबार में विज्ञापन देने का है या एनओसी का है, जो भी है वो पूरा करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीमा पत्र का चोरी चले जाना, थेफ्ट ऑफ द पॉलिसी। यदि बीमा पत्र चोरी चला जाता है या उसकी चोरी हो जाती है तो भी बीमा पत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। उसकी एफआईआर लिखवाई जाती है, डिविजनल ऑफिस को सूचना दी जाती है। इसके अलावा घोषणा लिखवाई जाती है और क्षतिपूरक जो विलेख है वो प्रस्तुत किया जाता है, इंडेमनिटी बॉन्ड पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीमा पत्र का नष्ट हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पॉलिसी। यदि बीमा पत्र आग में या किसी दूसरे कारण से नष्ट हो जाता है तो भी उसकी प्रति दोबारा जारी की जा सकती है, लेकिन प्रति जारी करने से पहले जो प्रोसीजर होता है इस तरह के केसेस में उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीमा पत्र पर ऋण, लोन अगेंस्ट पॉलिसी। बीमा पत्र पर ऋण
स्वयं बीमा कंपनी से अथवा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से भी प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी बीमितों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है और अपनी शर्तों पर जितना लोन उसका बनता है, जितनी उसकी आवश्यकता है, उस सीमा के अंदर अंदर वह उसे लोन की फैसिलिटी देता है। और जब लोन दिया जाता है तो पॉलिसी बीमा कंपनी अपने पास रख लेती है और इस लोन पर ब्याज भी लिया जाता है। यदि इस दौरान बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में यदि उसका लोन बकाया है तो लोन की राशि और ब्याज की राशि काट करके उसको दावे का भुगतान किया जाता है। लास्ट पॉइंट, बीमित द्वारा आत्महत्या। यदि बीमा पत्र के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ होने की तिथि के 1 साल के अंदर अंदर बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो बीमा पत्र व्यर्थ या निरस्त हो जाता है तथा बीमाकर्ता का कोई दायित्व नहीं बनता है। लेकिन इस से संबंधित एक अपवाद ये है कि यदि किसी तीसरे पक्षकार ने किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले बीमा पत्र में हित प्राप्त कर लिया है या इसकी सूचना प्रीमियम की पिछली किस्त जमा करवाते समय या आत्महत्या करने से पहले निगम के कार्यालय में दे दी है तो तृतीय पक्षकार के प्रति निगम उसके हितों की सीमा तक उत्तरदायी माना जाएगा। तो आज इस पार्ट 1 में मैंने आपको 3 कंडीशन के बारे में बताया है। शेष कंडीशन के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे कि और कौन कौन सी कंडीशन है जो एक बीमा पत्र में बीमित को प्राप्त होती है या किन कंडीशन के अंदर बीमा पत्र जारी किया जा सकता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगली शर्तों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए